प्रोसेस है, उस हेमेटोपोएसिस प्रोसेस में जो हमारे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो दो तरीके के प्रोजेनेटर सेल्स बनाते हैं, एक तो माइलॉइड प्रोजेनेटर और दूसरा लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स। ये जो माइलॉइड प्रोजेनेटर के सेल्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के सेल्स बनाते हैं, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स और प्लेटलेट्स। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। वहीं पे अगर हम लिम्फोइड प्रोजेनेटर के सेल्स को देखें तो उससे टी सेल्स का फॉर्मेशन और सर आपका आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा है, कट कट के। अच्छा ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। चलो, अब आ रहा आवाज अच्छे से? हाँ या नहीं यस सर। जी चलो, सर। कल के क्लास से थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं हम लोग। कल के क्लास में हमने ये देखा था कि जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो जब डिवाइड करते हैं तो दो तरीके के प्रोजेनेटर सेल्स बने थे, एक तो माइलॉइड प्रोजेनेटर और दूसरा लिम्फोइड प्रोजेनेटर। हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि माइलॉइड प्रोजेनेटर से कौन से सेल्स बनते हैं और लिम्फोइड प्रोजेनेटर से कौन से सेल्स बनते हैं। हाँ बोला है। क्या कोई कुछ बोला क्या? याद कैसे रख सकते हैं? याद रखने का सिंपल सा ट्रिक ये है कि जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर के सेल्स हैं उनसे लिम्फोसाइट्स बनेंगे। अब लिम्फोसाइट में कौन से सेल्स हो सकते हैं? बी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं या फिर टी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। बी लिम्फोसाइट्स को ही बी सेल्स कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स कहा जाता है। और जो हमारे इन्नेट लिम्फोइड के सेल्स होते हैं वो होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स, जो होते हैं वो माइलॉइड प्रोजेनेटर से भी बनते हैं और लिम्फोइड प्रोजेनेटर से भी बनते हैं। बाकी बचे हुए जितने भी सेल्स हैं जैसे कि मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बनते हैं किससे? हमारे माइलॉइड प्रोजेनेटर से। तो आज हमको इन्हीं पूरे के पूरे सेल्स के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है कि ये सेल्स क्या होते हैं, कैसे हमको इनको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन से सेल्स हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। स्टार्ट करें? चलो, तो सर सबसे एक पहले क्वेश्चन था। हाँ क्वेश्चन क्या है? सर ये जो मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल जो बनता है ना वो कब बनता है? मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर तब बनता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हमने देखा था कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स दो तरीके के थे, एक तो लॉन्ग टर्म और दूसरे शॉर्ट टर्म। तो जब हम लोग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हैं, तो जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं उस दौरान हमारे अंदर होते हैं लॉन्ग टर्म हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। जब वो डिवाइड करते हैं तो शॉर्ट टर्म हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जब शॉर्ट टर्म हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स डिवाइड करेंगे तब जाके मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मीन्स लाइफ टाइम तो ये चलता ही रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही। क्लियर है ये बात? यस सर। चलो, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल्स के बारे में, तो सबसे पहले ये समझो कि अलग अलग तरीके के जो ब्लड सेल्स होते हैं हम उनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश करने का मतलब ब्लड के अलग अलग जो सेल्स हैं उनको पहचान कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। हिस्टोरिकली हम क्या करते थे, कुछ डाइस का यूज करते थे। और ये डाइस क्या होते थे? ये डाइस कुछ केमिकल्स होते थे जो कि जाके सेल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बाइंड हो जाते थे और सेल्स को कोई एक पर्टिकुलर कलर प्रदान करते थे, जिसके कारण हम लोग सेल्स को क्या कर सकते थे? अलग अलग पहचान सकते थे। इन डाइस में जो सबसे इंपॉर्टेंट डाई है वो है एक तो हिमेटोजाइलिन और दूसरा है इओसिन। अब इन दोनों डाई का यूज करें तो इसको एच ई स्टेनिंग बोलते हैं। ये चीज याद रखना कि एच ई स्टेनिंग अभी बार बार घूम फिर के आएगा हम लोग के पास। तो एच ई स्टेनिंग का मतलब क्या है? एच मीन्स हिमेटोजाइलिन, ई का मतलब इओसिन।
ये हिस्टोरिकली यूज किया जा रहा है और अभी भी हम लोग हिमेटोजाइलिन और इयोसिन का यूज करते हैं ताकि हम लोग अलग अलग सेल्स को पहचान सके कि कौन कौन से सेल्स हैं। अब नेचर पे आ जाओ कि जो हमारा हिमेटोजाइलिन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। अब बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर किसे कहेंगे? तो बेसिक नेचर के मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसपे न्यूट्रल पीएच पे प्लस चार्ज होता है। इतना चीज समझ में आ रहा है? तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारा हिमेटोजाइलिन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। जबकि जो हमारा इयोसिन होता है, इयोसिन जो होता है वो एसिडिक डाई होता है। एसिडिक डाई मीन्स पीएच 7 के ऊपर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। अब समझो जब हिमेटोजाइलिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हिमेटोजाइलिन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? कौन बताएगा डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। अब जब हमारा जो हिमेटोजाइलिन है, हिमेटोजाइलिन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा? डीएनए की तरफ अट्रैक्ट होगा और डीएनए की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद जाके वो डीएनए से बाइंड हो जाएगा और डीएनए से बाइंड होने के बाद वो उनको कौन सा कलर प्रदान करेगा? तो वो उनको प्रदान करता है ब्लू कलर, जैसा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही हिमेटोजाइलिन जो कि बेसिक डाई है वो जाके न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड करेगा और उन सेल्स को क्या करेगा? ब्लू कलर प्रदान करेगा। जबकि वहीं पे हमने क्या देखा कि जो इयोसिन होता है वो एसिडिक डाई है। एसिडिक डाई मीन्स उसके ऊपर चार्ज होगा निगेटिव। अब जब निगेटिव चार्ज है तो वो किससे जाके बाइंड करेगा? पॉजिटिव चार्ज के मॉलिक्यूल से। तो पॉजिटिव चार्ज के जो प्रोटीन्स हैं इस्नोफिल्स के अंदर, वो उसको जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये तो ओल्ड टेक्निक हो गया जिसमें हम लोग डाइस का यूज कर रहे हैं। अभी न्यू टेक्निक में हम क्या यूज कर रहे हैं? तो न्यू टेक्निक्स में हम लोग या तो फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं या फिर फ्लो साइटोमीटर का यूज करते हैं। अब आगे की चीजें समझते हैं आराम से। अब समझो कि हमने कल देखा था कि दो लीनिएज के सेल्स हो सकते हैं, एक तो माइलॉइड सेल्स हो सकते हैं और दूसरे लिम्फॉइड सेल्स हो सकते हैं। जब अभी थोड़ी देर पहले हमने उसको रिवाइज भी किया। अब माइलॉइड जो सेल्स थे, उन माइलॉइड सेल्स में हमने क्या देखा कि कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं? एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स हो सकता है। ग्रेन्युलोसाइट किन्हें कहा जाएगा? तो ग्रेन्युलोसाइट का मतलब ये होता है कि ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे सभी सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जब उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है। बाकी सब स्ट्रक्चर तो होगा ही सेल का, मीन्स न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा गोल्जी बॉडी भी होगा। लेकिन ये जो पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मीन्स वेसाइकल्स, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे इन सेल्स में। और जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो ये ग्रेन्युलर दिखाई देगा, मीन्स दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसलिए उस सेल्स को हमने बोल दिया ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट के अलावा हमने देखा था कि यहाँ पे क्या बन सकता है? मोनोसाइट बन सकता है। मोनोसाइट से ही क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और ये जो माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स होते हैं, माइलॉइड सेल्स होते हैं, ये सब के सब इन्नेट इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। अब ये कौन बताएगा कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? जल्दी से बता दो। सर जो जन्म के साथ ही मतलब वो हो इम्यूनिटी उत्पन्न। ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे पास पहले से है, जन्म से है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन से पहले से जो इम्यूनिटी हमारे पास है वो इन्नेट इम्यूनिटी है। ठीक है। तो ये जो माइलॉइड लीनिएज के जितने भी सेल्स होते हैं ये इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट होने के अलावा इनकी स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो माइलॉइड लीनिएज के सेल्स होते हैं ये एबनॉर्मल कंडीशन में अस्थमा और एलर्जी जैसे डिजीज भी कॉज कर सकते हैं।
अब माइलॉइड लीनिएज के जितने भी सेल्स हैं उनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब माइलॉइड लीनिएज में जो पहला सेल हम पढ़ने जा रहे हैं, दे आर ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट हमने किनको बोला है? ऐसे सभी सेल्स जिनके पास क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म में वेसाइकल्स होंगे, और जब हम उनको माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे तो वो ग्रेन्यूल के जैसे दिखाई देगा, इसलिए इनको ग्रेन्युलोसाइट कहा जाएगा। मेनली 4 तरीके के ग्रेन्युलोसाइट हैं हमारे पास। पहला पहला सर न्यूट्रोफिल। ये विजय कुमार का जो वो माइक चालू है इसलिए आवाज आ रहा है। अच्छा, विजय कुमार ऑफ। विजेंद्र है सर। इस हमारे स्क्रीन के ऊपर एक माइक का ऑप्शन होगा, एक कैमरा का ऑप्शन होगा। दोनों ऑप्शन के ऊपर एक एक बार क्लिक कर दो ताकि माइक और कैमरा ऑफ हो जाए। विजय कुमार भी सर। हाँ, विजय कुमार और विजेंद्र कुमार जो दोनों के दोनों, स्क्रीन के ऊपर एक कैमरा का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और एक माइक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। दोनों के बाद एक बार सिंगल क्लिक कर दो तो तुम्हारा माइक और कैमरा ऑफ हो जाएगा। ओके। मेरा नहीं दे रहा है। देखो, ये जो है यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है तुम्हारा माइक और ये है कैमरा। इन दोनों ऑप्शन को तुमको क्या करना है, ऑफ करना है। हो गया। विजय कुमार का होगा। विजय कुमार अभी ऑफ नहीं हुआ है तो अरे सामने स्क्रीन पे एक बार क्लिक करोगे तो ये दो ऑप्शन दिखाई देगा, ये है कैमरा और ये है माइक। इस कैमरे के ऊपर क्लिक करो, कैमरा ऑफ हो जाएगा, और इसके हाँ। ऊपर क्लिक करो, तुम्हारा माइक ऑफ हो जाएगा। हुआ? अच्छा, 1 मिनट। बाकी जितने हैं सब के सब एक बार अपना कैमरा और माइक ऑफ कर लो। चल, विजय बंद हो गया है, कैमरा ऑफ कर लो। विजेंद्र, अपना कैमरा और माइक ऑफ कर लो। हाँ, हो गया सबका बंद। चलो, मेरी तरफ से बंद कर दिया गया है। अब आराम से वेट कर। अब चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया है लेकिन ठीक। चलो, यहां तक चीजें समझ में आ गई है। स्क्रीन दिख रहा है ना? अभी तक दिख रहा होगा। चलो, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले तक जो जो चीजें पढ़ी हैं उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ये देखा कि जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स को हम लोग अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हिस्टोरिकली हम लोग डाइस का यूज करते थे। जो डाइस यूज होते थे, दे आर हिमेटोजाइलिन एंड इयोसिन्स। हिमेटोजाइलिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था तो वो बेसोफिल्स के ऊपर बेसोफिल में प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बाइंड करता था और उनको ब्लू कलर देता था। जो इयोसिन है वो एसिडिक डाई है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो वो स्नोफिल के प्रोटीन के साथ बाइंड करके उनको पिंक कलर देता था। ये तो हिस्टोरिकली किया जाता था। अभी हम लोग फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी और फ्लो साइटोमीटर्स का यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने हिमेटोपोइसिस प्रोसेस में ये देखा था कि दो लीनिएज के सेल्स बनेंगे, एक तो माइलॉइड लीनिएज के सेल्स बनेंगे और दूसरे लिम्फोइड सेल्स बनेंगे। तो अब माइलॉइड लीनिएज के सेल्स को हमने स्टडी करना स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। हमने ये देखा कि ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास 4 टाइप के हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल, सेकेंड इज स्नोफिल, थर्ड इज बेसोफिल, फोर्थ इज मास्ट सेल्स। अब
जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं ना उनके पास मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। अब व्हाट इज मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, उसके लिए ये डायग्राम देखो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूट्रोफिल। ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर है, और इस न्यूट्रोफिल के स्ट्रक्चर में ये देखो तो दिस इज द न्यूक्लियस। अब इसको देखने पे तो ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियस 3 भागों में बट गया है, लेकिन थोड़ा डिटेल से देखोगे तो न्यूक्लियस तो एक ही है, लेकिन वो न्यूक्लियस क्या हो गया है, 1, 2 और 3 लोब्स में बट गया है। तो ऐसे सभी न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस कहलाते हैं। सेम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जो स्नोफिल है इसमें 2 लोब्ड है, यहाँ पे सिंगल लोब है, लेकिन न्यूक्लियस क्या हो गया, कर्व हो गया है। तो जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उन ग्रेन्युलोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। ठीक, साथ तो अब मल्टी लोब न्यूक्लियस होने का फायदा ये होता है हमको कि जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे, तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको देखेंगे तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है, बिल्कुल सर्कुलर होता है। जबकि जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनमें कैसा न्यूक्लियस है, मल्टी लोब न्यूक्लियस है। तो दोनों सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ग्रेन्युलोसाइट खुद 4 तरीके के हैं, तो ग्रेन्युलोसाइट को भी अलग अलग कैसे पहचान सकते हैं, तो अलग अलग टाइप के स्टेन्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ग्रेन्युलोसाइट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये समझना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा देखो, अब बेसोफिल नाम में क्या लिखा हुआ है, बेसोफिल। बेसोफिल का मतलब क्या है, ये सेल बेसोफिलिक है। बेसोफिलिक मींस इसके ऊपर आके बेसिक डाई बाइंड करेगा, और बेसिक डाई का नाम क्या रखा था हमने थोड़ी देर पहले, हिमेटोजाइलिन बोला था हमने। तो जो जिस सेल से हिमेटोजाइलिन आके बाइंड करेगा वो सेल क्या कहलाएगा, बेसोफिल कहलाएगा। कहाँ आके बाइंड करेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्रेन्यूल्स ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे ग्रेन्यूल्स। तो ये ग्रेन्यूल्स ब्लू कलर के इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर आके कौन बाइंड हुआ है, हमारा हिमेटोजाइलिन बाइंड हुआ है। ठीक है, जबकि स्नोफिल किसको कहा जाता है, तो स्नोफिल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिसके ऊपर इओसिन आके बाइंड किया है। और जब इओसिन आके बाइंड करता है तो जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं वो कौन से कलर से डाई हो जाते हैं, पिंक कलर से डाई हो जाते हैं। तो अब देखो, जब हमने हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन से स्टेनिंग किया तो जो बेसोफिल है वो नीले कलर से टैग हो जाएंगे, जो स्नोफिल है वो कौन से कलर से टैग हो जाएगा, पिंक कलर से टैग हो जाएगा। तो बेसोफिल को हम लोग अलग से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अलग से पहचान सकते हैं, स्नोफिल को अलग से पहचान सकते हैं। अब न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल क्यों कहा जा रहा है, न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर ना तो बेसिक डाई बाइंड करता है ना तो एसिडिक डाई बाइंड करता है, इसीलिए इस सेल को क्या कह दिया गया है, न्यूट्रोफिल कह दिया गया है। ठीक है, अब इन चारों के चारों सेल्स में हमको एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है। क्या है वो कॉमनैलिटी, तो देखो, चाहे वो न्यूट्रोफिल हो उसके पास भी क्या है, ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है। ये तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ देखो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं। इसमें ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, जो मास्ट सेल्स हैं उसमें भी ग्रेन्यूल्स है बहुत ज्यादा अमाउंट में, और साथ ही साथ जो हमारे बेसोफिल्स हैं उनमें भी क्या है, ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसीलिए इन चारों सेल्स को मिला जुला के क्या कहा जाता है, ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अब समझो इन ग्रेन्यूल्स में होता किसी का किसी को कुछ पूछना है क्या, इधर अब लाने में
विजेंद्र कुमार साहू अपना माइक ऑफ करो। चलो अब आ जाओ कि इन न्यूक्लियस में होता क्या है। इन न्यूक्लियस में सॉरी इन ग्रेन्यूल्स में क्या होता है। तो इन ग्रेन्यूल्स की अगर बात करो तो इन ग्रेन्यूल्स में पहला चीज जो हमको देखने को मिलता है, इन ग्रेन्यूल्स में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये प्रोटीन क्या कर सकते हैं, तो ये पैथोजन को डायरेक्टली डैमेज पहुंचा सकते हैं, या फिर ये लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे जो WBC होते हैं, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करवा सकते हैं, या फिर ये लोग क्या कर सकते हैं, टिश्यू रीमॉडलिंग कर सकते हैं। ये 3 काम कर सकते हैं इन ग्रेन्यूल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन्स। चलो ये समझते हैं आराम से इस टेबल को देख के कि ये ग्रेन्यूल्स कर क्या सकते हैं। तो समझो जो हमारा न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के अंदर जो पाया जाने वाला ग्रेन्यूल है उसमें प्रोटीएज पाए जा सकते हैं। ये प्रोटीएज कौन कौन से हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हैं इलास्टेज और कोलाजिनेज। अब यहाँ पे कॉमन सा क्वेश्चन उठता है कि प्रोटीएज किन्हें कहा जाता है। तो प्रोटीएज किन्हें कहा जाता है, इसका आंसर सिंपल सा है कि प्रोटीएज वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया इलास्टेज जो कि इलास्टीन को काटेगा, एक है कोलाजिनेज जो कि कोलेजन को काटेगा। और हमको अगर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर अगर MSc अगर पढ़ रहे हो तो इतना पता होगा कि इलास्टिन और कोलेजन जो होता है वो सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है और टिश्यू के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। अब जब कोई एक प्रोटीन इनको काटेगा तो क्या होगा, टिश्यू का स्ट्रक्चर चेंज होगा और इसी चेंजिंग को क्या कहा जाता है, टिश्यू रीमॉडलिंग कहा जाता है। न्यूट्रोफिल में प्रोटीएज के अलावा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि डिफेंसिन और लाइसोजाइम्स जो कि पैथोजन को डायरेक्टली मार सकते हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इनका काम होता है ये प्रोटीएज जो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे काम करने चाहिए उनको रेगुलेट करना। इसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पे हिस्टामिन हो सकता है जो कि इन्फ्लामेशन और वैसोडाइलेशन में रोल प्ले कर सकता है। अब वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, वैसोडाइलेशन का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स का जो क्या होती है चौड़ाई होती है उसका बढ़ना वैसोडाइलेशन कहलाता है। मींस ब्लड वेसल्स का फैलना इज नोन एज वैसोडाइलेशन। इन्फ्लामेशन क्या है, तो इन्फ्लामेशन एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पैथोजेंस को मारते हैं। न्यूट्रोफिल्स के बाद अब हम आ जाते हैं स्नोफिल्स के ऊपर। स्नोफिल्स में क्या होते हैं, पहला चीज तो इसके पास कैटाइनिक प्रोटीन्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटीन होते हैं, तभी जाके इसके ऊपर इओसिन बाइंड कर सकता है। और ये कैटाइनिक प्रोटीन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे जो ROS लिखा हुआ है इसका मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो पैथोजन को क्या कर सकता है, मार सकता है। इसके अलावा मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन हो सकता है जो कि वैसोडाइलेशन और बेसोफिल के डीग्रेन्युलेशन में अपना रोल प्ले करेगा। इसके अलावा राइबोन्यूक्लियेज हो सकते हैं, साइटोकाइंस हो सकते हैं और कीमोकाइंस हो सकते हैं जो कि अलग अलग रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा जो बेसोफिल और मास्ट सेल्स हैं उनमें साइटोकाइंस पाए जा सकते हैं, ल्यूकोट्राइन पाया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ल्यूकोट्राइन्स क्या है। तो ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जो क्या हो जिसके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं और ये ल्यूकोट्राइन्स जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट पेन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। और जैसे ही ये पेन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं वैसे ही बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, वहां पे रेडनेस आ जाता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाता है। मीन्स एक वर्ड में बोले तो वहां पे क्या स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हिस्टामिन का सिक्रीशन हो सकता है। तो ये पूरे के पूरे जो
मॉलिक्यूल्स थे जो कि ग्रेन्यूल्स में पाए जाते हैं, उनकी बात किए हम लोग। अब आराम से एक एक सेल को पूरा का पूरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और हमने थोड़ी देर पहले ही जैसे डिस्कस किया कि न्यूट्रोफिल के पास क्या होता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। फोटो में डायग्राम में हमने देखा था कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनके पास क्या होता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो बॉडी में सर्कुलेट होने वाले पूरे के पूरे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स की होती है। अब हमने तो देखा कि हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस चल रहा है बोन मैरो में। बोन मैरो में ही क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स बनेंगे, और न्यूट्रोफिल बोन में बनने के बाद इनको क्या कर दिया जाएगा, ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। और ब्लड में जब इसको रिलीज कर दिया जाएगा तो ये 7 से 10 घंटे के लिए क्या करेंगे, ब्लड में सर्कुलेट होंगे, और उसके बाद ये टिश्यूज में चले जाएंगे, जहां पे ये बहुत कम समय के लिए ही जिंदा, कुछ दिन के लिए ही जिंदा रहेंगे। अब समझो इसका काम क्या होता है। इसका काम क्या होता है कि जैसे ही ब्लड के अंदर कोई एक इन्फेक्शन हुआ है, वैसे ही ये सेल्स क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, ये सेल्स इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देंगे, इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करने लग जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो ग्रेन्यूल्स हैं उनमें क्या भरा हुआ है, पूरा का पूरा इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल भरा हुआ है। और ये इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स जैसे ही रिलीज होंगे, वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही इनको कोई एक पैथोजन मिला, फॉर एग्जाम्पल चोट लगा, गलती से कहीं पे चोट लग गया हमारी बॉडी में, और चोट लगने के कारण कोई एक बैक्टीरिया हमारे ब्लड में इंटर कर गया है, तो हमने क्या देखा कि न्यूट्रोफिल्स तो बनेंगे बोन मैरो में, और बोन मैरो में बनने के बाद इसको ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ही अब ब्लड में ये लोग जब घूम रहे हैं, और घूमते हुए वो बैक्टीरिया इनको मिल गया जो कि हमारे लिए क्या है, खतरनाक हो सकता है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस बैक्टीरिया को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद इसको इनगल्फ करेगा, और इनगल्फ करने के बाद उसको क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, जिसको एक वर्ड में हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। चलो फैगोसाइटोसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस को समझो आराम से। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये है हमारा कोई एक न्यूट्रोफिल, और ये हो गया हमारा एक पैथोजन जो कि आराम से ब्लड के अंदर आया हुआ था। अब जैसे ही कोई एक न्यूट्रोफिल इस बैक्टीरिया के पास पहुंचेगा, ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आना स्टार्ट होगा, और अंदर की तरफ आने के बाद क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वेसाइकल के फॉर्म में सेल के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा बैक्टीरिया पैक होगा, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस कहलाता है। मींस एक वर्ड में, एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें तो फैगोसाइटोसिस क्या है, तो फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का एक प्रक्रिया है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि बाहर के किसी एक मॉलिक्यूल को सेल में अंदर की तरफ लेना, इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। तो जो हमारा फैगोसाइटोसिस है वो एंडोसाइटोसिस का एक प्रक्रिया है, जिसमें कोई एक सेल बाहर में प्रेजेंट किसी एक मॉलिक्यूल को सेल के अंदर की तरफ ले लेगा, या फिर अंदर की तरफ इनगल्फ कर लेगा, इसे ही कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। तो हमने क्या बोला कि ब्लड में कोई एक बैक्टीरिया घूम रहा था, हमारा फैगोसाइटोटिक सेल गया, उसके साथ बाइंड हुआ, बाइंड करने के बाद इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेंड होना स्टार्ट हुआ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेंडिंग के बाद एक वेसाइकल बनी, और उस वेसाइकल के अंदर इस पैथोजन को क्या कर लिया गया, ट्रैप कर लिया गया। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, होता कैसे है।
अब देखो क्या हो रहा है। जैसे ही कोई एक पैथोजन इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होना स्टार्ट हो गया, अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट हो गया। अंदर की तरफ जैसे जैसे फोल्ड होता जा रहा है, ये पैथोजन क्या होता जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप होता जा रहा है, फंसता चला जा रहा है। और फंसने के बाद क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और ज्यादा बेंडिंग हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे जैसे बेंड होगा, उसके बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये जो वेसाइकल बना है, ये वेसाइकल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टूट के सेल के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही ये अंदर आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एंडोजोम। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, एंडोजोम कहा जाएगा, क्योंकि ये एंडोजोम बन रहा है कौन सी प्रोसेस के द्वारा, एंडोसाइटोसिस के द्वारा बन रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एंडोजोम कहलाएगा। या फिर इसी को क्या कहा जाता है, फैगोजोम भी कहा जाता है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बना है ये स्ट्रक्चर। तो इसे क्या कहा जाएगा, फैगोजोम या फिर एंडोजोम कहा जाएगा। अब एक बार जब बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया, तो हमको पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल को डिग्रेड करने में सक्षम होते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो फैगोसोम या एंडोसोम बना है, उसको ले जाके किससे फ्यूज करवा दिया जाएगा, इस लाइसोसोम से फ्यूज करवा दिया जाएगा। और जैसे ही लाइसोसोम से इसका फ्यूजन होगा, जैसे ही लाइसोसोम से इसका फ्यूजन होगा, ये बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पहुंच गया, लाइसोसोम के अंदर पहुंच गया। और लाइसोसोम के, अच्छा इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, इस स्ट्रक्चर को तो हमने क्या कहा, लाइसोसोम कहा। और लाइसोसोम के साथ कौन आके फ्यूज हो गया है, लाइसोसोम के साथ आके फ्यूज हो गया है हमारा एंडोसोम या फिर फैगोसोम। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फैगोलाइसोसोम कह सकते हैं। फैगोसोम प्लस लाइसोसोम मिलके क्या बना देगा, फैगोलाइसोसोम। या फिर फैगोसोम अगर हम इसको नहीं बोल रहे हैं तो एंडोसोम बोलेंगे, तो एंडोसोम और लाइसोसोम मिलके क्या बन जाएगा, एंडोलाइसोसोम बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि ये जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। मतलब इसके जो भी प्रोटीन्स है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाएगा। इसके जो भी लिपिड्स और बाकी दूसरे बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनको तोड़ दिया जाएगा। और उसको तोड़ने के बाद ये जो वेसाइकल है, वो वेसाइकल फिर से जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जुड़ जाएगी। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जब ये जुड़ेगी, तो इसे क्या किया जाएगा, एक प्रोटीन है जिसे कहा जाता है एमएचसी। ये जो येलो कलर का मैं बना रहा हूं, दिस इज एमएचसी प्रोटीन। तो इस पैथोजन का एक पार्ट को एमएचसी प्रोटीन के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, प्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाया, फैगोसाइटोसिस कहलाया। लेकिन अगर एक स्टेप बढ़ के देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने एंटीजन को पकड़ा, पकड़ने के बाद क्या किया, उसका फैगोसाइटोसिस किया। फैगोसाइटोसिस करने के बाद एंटीजन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, और फिर एंटीजन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कर दिया, एमएचसी के साथ प्रेजेंट कर दिया। तो इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं हम लोग, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। इसे क्या कहा जा सकता है, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब समझो हुआ क्या चीज है। ये जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है ना, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, दे आर फैगोसाइटोटिक सेल्स। फैगोसाइटोटिक सेल्स का मतलब ये है कि ये लोग फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, और फैगोसाइटोसिस करने के बाद एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा इसके पास, इसके ग्रेन्यूल्स में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, सिक्रीट कर सकते हैं। जैसे ही ये सिक्रीट होंगे, वैसे ही दूसरे सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, मतलब हम
किस चीज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स का नंबर ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब सिंपल सा बात ये है कि तुम्हारी बॉडी में क्या है, इन्फेक्शन है। और ये प्रोसेस क्या है, और ये जो प्रोसेस है मतलब बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ जाना इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। अगर तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ गया है तो ये प्रोसेस कहलाएगा ल्यूकोसाइटोसिस। और जब तुम्हारी बॉडी में ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल रहा है मतलब ये इट इज द क्लियर इंडिकेशन दैट यू हैव अ ब्लड इन्फेक्शन, ए ब्लड बोर्न डिजीज कैन अकर टू यू। ओके, चलो, तो ये हुआ तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स का बात कि न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटोटिक सेल्स, बनेंगे बोन मैरो में, ब्लड में सर्कुलेट होंगे, ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये लोग टिश्यू में चले जाएंगे। और ये फैगोसाइटोटिक सेल हैं तो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन का पूरा काम कर सकते हैं ये लोग। लेकिन होता क्या है कि जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो इनका बहुत ज्यादा अमाउंट में डेथ होता है, और जब डेथ होता है तो किसी एक घाव में जो पस बनता है, मवाद बनता है, उसमें जो ज्यादा अमाउंट होता है वो किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का ही होता है। तो सबसे पहला चीज हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अब समझते हैं इस्नोफिल्स के बारे में। और इस्नोफिल का अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो इस्नोफिल के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस है वो कितने लोब में बटा हुआ है, 2 लोब में बटा हुआ है। मींस न्यूट्रोफिल्स के पास जो न्यूक्लियस होता है इट इज इस्नोफिल के पास जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बाइलोब न्यूक्लियस। इस्नोफिल्स के पास जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा न्यूक्लियस होगा, बाइलोब न्यूक्लियस होंगे। इस्नोफिल्स भी जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स की तरह क्या होते हैं, फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा कि इसको इओसिन से अगर स्टेन किया जाए तो ये कौन से कलर का दिखाई देता है, पिंक कलर का दिखाई देता है। अब इस्नोफिल्स हमारी बॉडी में यूज कहाँ पे होते हैं, तो जैसे ही तुम्हारे बॉडी में मल्टी सेलुलर पैरासाइट आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हेलमेंथिस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स आ जाए, कोई एक पैरासिटिक वर्म आ जाए जैसे कि ट्रिपनोजोमा आ गया, उस केस में जो हमारा इस्नोफिल है वो क्या करेगा, इस वर्म के चारों तरफ क्लस्टर हो जाएगा, आके एक जमावड़ा लगाएगा और इसके ग्रेन्यूल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डीग्रेन्युलेट हो जाएंगे। अच्छा, एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ जिसका मतलब जिसको बोल रहा हूँ मैं डीग्रेन्युलेशन। डीग्रेन्युलेशन का मतलब क्या है, जो भी ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट बोलने का मतलब ये है कि जो भी बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल या फिर मास्ट सेल्स हैं उनके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे और उसके अंदर ग्रेन्यूल के अंदर जो भी चीज है उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा। इसको एक वर्ड में बोलते हैं डीग्रेन्युलेशन। तो होगा क्या कि जैसे ही कोई एक वर्म तुम्हारी बॉडी में आएगा, इस्नोफिल उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, उनका डीग्रेन्युलेशन होगा और डीग्रेन्युलेशन की वजह से उसके जो भी ग्रेन्यूल्स थे उसके अंदर जो पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको उस वर्म के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। जैसे उसको छोड़ा जाएगा तो जो वर्म है उसके मेम्ब्रेन को क्या कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया जाएगा जिसके द्वारा उस वर्म को मारा जा सके। इसके अलावा ये इस्नोफिल क्या कर सकता है, ये बहुत सारे साइटोकाइंस को सीक्रेट कर सकता है जिसके कारण बी एंड टी लिम्फोसाइट्स भी क्या हो सकते हैं, एक्टिवेट हो सकते हैं। इसके अलावा इस्नोफिल्स जो होते हैं वो अस्थमा और एलर्जी भी कॉज करा सकते हैं। ठीक है, अब इस्नोफिल और बेसोफिल में एक कॉमन चीज समझना है हम लोग को, और वो कॉमन चीज क्या है कि जब हमने इस्नोफिल को देखा तो इस्नोफिल क्या कर रहा है, न्यूट्रोफिल को जब हमने देखा था, न्यूट्रोफिल भी क्या होता था, बनता तो बोन मैरो में था, फिर उसको ब्लड में रिलीज कर दिया जाता था और ब्लड से होते हुए ये टिश्यू के अंदर चला जाता था। सेम इस्नोफिल भी क्या हो सकता है, बनेगा बोन मैरो में,
रिलीज किया जाएगा उसको ब्लड में, और ये ब्लड से होते हुए कहाँ पे आ सकता है, टिश्यू के अंदर आ सकता है। और ब्लड से टिश्यू के अंदर आने की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है। एक वर्ड लिख लेना, ल्यूकोसाइटोसिस, ट्रांस ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या है, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट मतलब जो WBC हैं, वो ब्लड से अगर टिश्यू के अंदर इंटर हो रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। तो जो हमारा न्यूट्रोफिल है और इस्नोफिल है, ये दोनों के दोनों ल्यूकोसाइटोसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे तरीके के सेल के ऊपर, और वो तीसरे तरीके का सेल है हमारे लिए बेसोफिल्स। और बेसोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है, इट इज मोनोलोब न्यूक्लियस, एक ही लोब पाया जाता है। और जैसा कि हमने न्यूट्रोफिल्स और इस्नोफिल के बारे में देखा कि वो फैगोसाइटोटिक सेल्स थे, लेकिन बेसोफिल्स जो होते हैं वो फैगोसाइटोटिक सेल्स नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बेसोफिल्स जो हैं, नाम इसका इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये बेसिक डाई के साथ जाके बाइंड कर सकते हैं, और कौन सा कलर देंगे, ये ब्लू कलर देंगे बेसिक डाई के साथ बाइंड करने के बाद। और जो बेसोफिल्स का नंबर होता है ब्लड के अंदर बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन कम अमाउंट में होने के बावजूद भी ये लोग पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे कि हेलमेंथीज के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे, तो मान लो कि कोई एक एंटीजन बॉडी के अंदर आया, बना के दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक एंटीजन था जो कि ब्लड के अंदर आ गया है गलती से। अब जैसे ही कोई एक एंटीजन ब्लड के अंदर आएगा, वैसे ही इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय द एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी क्या कर लेगा, इस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स बन गया, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना है, वो जाके बाइंड करेगा ऑन द बेसोफिल, और जैसे ही बेसोफिल के ऊपर ये बाइंड करेगा, फॉर एग्जांपल इसको बना देते हैं, दिस इज बेसोफिल, और ये हो गया बेसोफिल के ऊपर रिसेप्टर जो कि एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर। जैसे ही ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बेसोफिल के ऊपर बाइंड करेगा, हमको पता है बेसोफिल के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, जिसको हमने डीग्रेन्युलेशन कहा था, और इसके अंदर पाए जाने वाले जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर की तरफ क्या कर दिया जाएगा, सिक्रीट कर दिया जाएगा। और जैसे ही वो सिक्रीट होगा, क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स निकलेंगे, और उन केमिकल्स में से एक केमिकल का नाम है हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन पहला काम तो करेगा, जो ब्लड वेसल है उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, स्मूथ मसल की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब इससे क्या होगा, जब ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उस केस में ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में ब्लड से निकल के कहाँ जा सकते हैं, टिश्यू में जा सकते हैं, और टिश्यू में अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको मार सकते हैं। इसके अलावा बेसोफिल क्या कर सकते हैं, बहुत सारे साइटोकाइंस को रिलीज कर सकते हैं। और ये अच्छा, यहाँ पे एक टर्म बार बार यूज कर रहा हूं मैं, जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग, साइटोकाइंस। तो देखो, जब भी इंग्लिश का कोई वर्ड या फिर साइंस का कोई एक वर्ड समझना है तो हमेशा वर्ड को क्या कर देना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देना चाहिए। अब साइटोकाइन को ब्रेक करते हैं। साइटोकाइन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला चीज तो है साइटो, और दूसरा वर्ड है क्या, काइन। अब हमेशा याद रखना, साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। और जो काइन वर्ड है, वो काइन वर्ड ओरिजिनेट हुआ है बाय द काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है चलना या फिर माइग्रेट करना। तो साइटोकाइंस क्या होते हैं, तो साइटोकाइंस उन सभी केमिकल्स को कहा जाएगा, उन सभी मॉलिक्यूल्स को कहा जाएगा
जिनके प्रभाव में सेल्स माइग्रेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मीन्स बेसोफिल्स साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे। अब जैसे ही साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे तो जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन के साइट की तरफ माइग्रेट होंगे, और जहां पे इन्फेक्शन है वहां पे जाके क्या करेंगे, ये लोग अपना अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसोफिल का काम। अब बेसोफिल के बाद आ जाते हैं हम मास्ट सेल्स के ऊपर। अब मास्ट सेल्स जो होते हैं वो भी बिल्कुल किसके जैसे होते हैं, दे आर ये जो होते हैं वो बेसोफिल्स के जैसे ही होते हैं। ये भी क्या कर सकते हैं, पैरासाइट्स के अगेंस्ट अपना रोल प्ले कर सकते हैं, साथ ही साथ एलर्जी कॉज करा सकते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं, पैरासाइटिक वर्म्स के अगेंस्ट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं या फिर एलर्जी कॉज करा सकते हैं। अब ये जो होते हैं बनते तो बोन मैरो में ही हैं, लेकिन जब ये ब्लड में रिलीज होते हैं तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल की तरह क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं। मीन्स बने बोन मैरो में, लेकिन जब मैच्योर नहीं हुए थे उसी दौरान उनको बोन मैरो से ब्लड के अंदर क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होते हैं ये ब्लड को छोड़ देते हैं, और ब्लड को छोड़ के वो दूसरे दूसरे टिश्यू जैसे कि स्किन में, कनेक्टिव टिश्यूज में, म्यूकोसल इपिथेलियल टिश्यूज में जाके क्या करेंगे, रहने लगेंगे, और वहां पे अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो ये जाके वहां पे क्या करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। और जो हमारे बेसोफिल्स जो कि ब्लड में सर्कुलेट हो रहे होते हैं उसके पास भी क्या है, ग्रेन्यूल्स है, और इन ग्रेन्यूल्स में क्या होगा, हिस्टामिन और दूसरे केमिकल्स भरे हुए होंगे जो कि क्या करवा सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करा सकते हैं। तो अभी तक हमने 4 सेल्स के बारे में पढ़ लिया है। 4 सेल्स में पहला सेल हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स के बारे में, जिसमें 3 लोब का न्यूक्लियस पाया जाता है। ना तो इसके ऊपर बेसिक डाई बाइंड कर सकता है, ना तो एसिडिक डाई बाइंड कर सकता है, इसीलिए हमने इनको न्यूट्रोफिल्स बोला है। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं बनेंगे बोन मैरो में, ब्लड में रिलीज कर दिए जाएंगे, और ब्लड में कुछ माइग्रेशन के बाद क्या हो जाएंगे, ये टिश्यू स्पेस में चले जाएंगे, जहां पे ये कुछ दिन तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद ये लोग मर जाएंगे। इनका काम क्या होता है कि अगर कहीं पे इन्फेक्शन है तो ये क्या करेंगे, उस एंटीजन को उसका फैगोसाइटोसिस करेंगे। फैगोसाइटोसिस करने के बाद एंटीजन का प्रोसेसिंग करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, और इनके पास जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको डीग्रेन्युलेट कर देंगे ताकि दूसरे सेल्स भी एक्टिवेट हो जाएं और उस पैथोजन को भी क्या किया जा सके, मारा जा सके। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, जो हमारा स्नोफिल है उसके बारे में पढ़ा। स्नोफिल्स भी सेम न्यूट्रोफिल की तरह ही है, बनेगा बोन मैरो में, रिलीज किया जाएगा ब्लड में, टिश्यू में माइग्रेशन कर सकता है, जिसको हमने क्या कहा है, ल्यूकोसाइटोसिस कहा था। ठीक है, ये भी क्या है, फैगोसाइटोटिक सेल है, लेकिन ये मेजर रोल जो होता है वो प्ले करता है किसके अगेंस्ट में, जो बड़े पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट, वर्म्स के अगेंस्ट में। फिर हमने बात की बेसोफिल्स के बारे में, जो कि बेसोफिलिक डाई से डाई किए जाते हैं, ब्लू कलर के दिखते हैं, फैगोसाइटोटिक सेल्स नहीं होते हैं। सेम मास्ट सेल्स भी फैगोसाइटोटिक सेल्स नहीं होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो अब हम लोग आ रहे हैं माइलॉइड सेल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन माइलॉइड सेल्स में उन सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से सेल्स आएंगे, पहला सेल आएगा मोनोसाइट, दूसरा सेल आएगा मैक्रोफेज, और तीसरा सेल जो आएगा वो कौन सा आएगा, डेंड्राइटिक सेल आएगा। इन तीनों सेल्स को, चाहे वो मोनोसाइट हो, मैक्रोफेज हो, चाहे डेंड्राइटिक सेल्स हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर कहीं पे इन्फेक्शन होगा तो ये सबसे पहले उस
एंटीजन को बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेंड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेंडिंग के बाद क्या होगा, एक वेसाइकल का फॉर्मेशन होगा जिसको एंडोजोम या फिर फैगोजोम कहा जाएगा। ये एंडोजोम या फिर फैगोजोम लाइसोसोम से जाके फ्यूज होगा, और ये लाइसोसोम में जैसे ही फ्यूज होगा उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, और डिग्रेड करने के बाद उसको एमएचसी के साथ प्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो जो मोनोसाइट, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, दे आर प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है। अब एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ जब प्रेजेंटेशन होता है तो उसका फायदा किसको देखने को मिलता है? तो उसका फायदा इसमें देखने को मिलता है कि जो एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ जैसे ही हमने एंटीजन के एक पार्ट को प्रेजेंट कर दिया, तो टी लिम्फोसाइट्स उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट करने के बाद क्या होंगे, वो अपना अलग अलग रोल प्ले कर सकते हैं। हमने कल ही देखा था कि टी लिम्फोसाइट दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो टी हेल्पर सेल्स और दूसरे हो सकते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल को पहचानते हैं, जबकि जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं वो एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अब अंतर समझना है कि एमएचसी 1 क्लास कहाँ पे पाया जाता है और एमएचसी 2 क्लास कहाँ पे पाया जाता है। तो एमएचसी क्लास 1 के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, जिसके पास भी न्यूक्लियस पाया जाता है, उनके ऊपर एमएचसी क्लास 1 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। लेकिन जो एमएचसी क्लास 2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर, ओनली एंड ओनली। हाँ, इसके अलावा एक चीज और जोड़ लेना है हम लोग को कि मोनोसाइट, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल के अलावा बी सेल्स, जो बी लिम्फोसाइट जिनको कहा जाता है, वो भी क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, मतलब उनके ऊपर भी एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा। अब जैसे कि बात हो ही चुकी है कि एमएचसी 2 को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, टी हेल्पर सेल्स, और जो हमारा MHC 1 है उसको पहचानेगा टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। अब अभी तक तो हमने क्या बोला कि माइलॉइड सेल्स जो होते हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं, लेकिन जो टी और बी सेल्स होते हैं वो एडाप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं। मींस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी के बीच में ब्रिज के जैसा काम करते हैं। तो अब एक एक करके इन सेल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। चलो डायग्राम देखो तो से क्या है, एक न्यूक्लियस, लाइसोसोम होना ही पड़ेगा। लाइसोसोम का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग एंड प्रोसेसिंग करना है। फैगोसोम जिसको मैंने बोला कि अभी तुरंत क्या हुआ है, पैथोजन को लेके अंदर की तरफ एंडोसाइटोसिस हुआ, फैगोसाइटोसिस हुआ, उसे ही फैगोसोम कहा गया। हर एक स्ट्रक्चर में देखोगे तो तुमको फैगोसोम और लाइसोसोम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक स्ट्रक्चर हमने और बोला था, फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम का मतलब क्या, जो फैगोसोम है वो लाइसोसोम से जाके फ्यूज हो जाए तो उसको फैगोलाइसोसोम कहा जाएगा। चलो तो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो 3 मेजर एक्टिविटी कर सकते हैं। पहला काम तो ये कर सकते हैं कि ये क्या करें, सबसे पहले पैथोजन को पकड़ें, इंटरनलाइज करें, उनको डाइजेस्ट करें, और डाइजेस्ट करने के बाद क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट कर दें, जिसको एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन कहा था मैंने। दूसरा चीज ये लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स को सिक्रीट कर सकते हैं, और ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, जो दूसरे इम्यून सेल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने के अलावा उनको एक्टिवेट भी करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन का एजेंट है उसको मारा जा सके। इसके अलावा ये लोग क्या कर सकते हैं, टी सेल्स का एक्टिवेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब समझो, हमने बोला कि जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो है एक तो मोनोसाइट, दूसरा है मैक्रोफेज, तीसरा है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल का काम क्या होता है, तो डेंड्राइटिक सेल्स का जो मेन काम है वो मेन काम ये होता है, जब हम लोग कल के दिन पढ़ेंगे
कि जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो उस दौरान हम लोग ये देखेंगे कि जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, जब वो ब्लड में क्या हो रहे होते हैं, फ्लोट हो रहे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, ओनली और ओनली पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेंगे। एक बार जब डेंड्राइटिक सेल ने पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लिया, वो उसका क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा, और फैगोसाइटोसिस करने के बाद उसको प्रेजेंट करेगा। लेकिन वो प्रेजेंट कहाँ पे आके करेगा, तो जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं वहां पे प्रेजेंट करेगा। और किसको प्रेजेंट करेगा, नेव टी लिम्फोसाइट्स को। अब यहाँ पे एक टर्म बहुत अच्छा यूज हुआ है विच इज नेव। नेव का मतलब लिख लेना हिंदी में, नेव का मतलब हिंदी में होता है नया, न्यू। तो नेव टी लिम्फोसाइट किसको कहा जाएगा, तो ऐसे लिम्फोसाइट जिन्होंने अभी तक एंटीजन से किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं किया है, वो नेव टी लिम्फोसाइट्स कहलाएंगे। तो जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो नेव टी लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं और उनको एक्टिवेट करवाते हैं। जब हम मैक्रोफेजेस की बात करते हैं, तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये दो काम कर सकते हैं। पहला चीज तो अगर कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आया है तो उसको भी मार सकते हैं, उसका भी फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। या फिर अगर तुम्हारी बॉडी में कोई एक सेल डैमेज हो चुका है तो उसको भी ये लोग क्या कर सकते हैं, उसका भी फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। कभी सोचे हो कि जब हम लोग बोलते हैं कि जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है, तो 120 दिन के बाद उस आरबीसी का होता क्या है, तो इतना तो पता होगा कि 120 दिन जैसे ही कंप्लीट होता है, आरबीसी चला जाता है स्प्लिन में, और स्प्लिन को बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। स्प्लिन के अंदर बहुत सारे मैक्रोफेज होते हैं जो 120 दिन कंप्लीट होने के बाद उस आरबीसी का फैगोसाइटोसिस कर जाते हैं और वो सेल्स मर जाते हैं। अब मोनोसाइट्स के बारे में बात करो, तो अगर जहां पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पे ये लोग इन्फ्लामेटरी सिग्नल जनरेट करते हैं ताकि इन्फ्लामेशन हो सके। अब एक टर्म बार बार यूज हो रहा है, इन्फ्लामेशन, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लामेशन का मतलब बस इतना सा समझ लो अभी के लिए, समझने भर के लिए, कि फॉर एग्जांपल तुमको चोट लगता है, तो जैसे ही तुमको चोट लगता है तो सबसे पहला तुमको होता है पेन, दूसरा चीज होता है रेडनेस, थोड़ी देर बाद वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है वो, वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है और थोड़ी देर के लिए वो वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अगर ये 5 साइन देखने को मिल रहा है तुमको, पहला पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, जनरेशन ऑफ हीट, लॉस ऑफ फंक्शन, तो ये 5 के 5 साइंस हैं इन्फ्लामेशन के साइंस। ठीक है, अब एक एक सेल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो सेल पढ़ रहे हैं इट इज मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में 2 से लेके 12% तक का जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, मोनोसाइट्स का होता है। अब समझो मोनोसाइट्स क्या है, तो कल का क्लास याद करो, जब हमने कल के क्लास में हिमेटोपोइसिस पढ़ा था, तो हिमेटोपोइसिस में हमने ये देखा था कि जैसे ही माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल बने, माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स का डिवीजन होता है और बनता है ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजिनेटर, और ये डिवाइड करता है और बनाता है मोनोसाइट। मींस माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल से बनता है मोनोसाइट, और यही मोनोसाइट डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन कर सकता है, मैक्रोफेज का फॉर्मेशन कर सकता है। मैक्रोफेज के अलावा इसी मोनोसाइट से डेंड्राइटिक सेल्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो मोनोसाइट का इतना सा काम है कि हिमेटोपोइसिस के दौरान ये बनेगा और बनने के बाद वहां से रिलीज हो जाएगा। कहां से, बोन मैरो से रिलीज हो जाएगा, ब्लड में आएगा और फिर ब्लड से होते हुए टिश्यू में जाएगा, और टिश्यू में जाके वो क्या होगा, फैगोसाइटोटिक सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब हमने मोनोसाइट्स को जब देखा तो हमको 2 तरीके के मोनोसाइट्स देखने को मिले। पहला तो इन्फ्लामेटरी मोनोसाइट और दूसरा पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स। पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन के साइट पे बिल्कुल तेजी से पहुंचते हैं
और उस टिश्यू में इंटर करके बिल्कुल तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं। जबकि पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स जो होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं, और स्लोली मूव करके ये लोग ये मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं पे ब्लड वेसल में किसी तरीके का कोई डैमेज तो नहीं है, और अगर डैमेज है तो रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो काम किसका होता है? पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स का। जबकि इन्फ्लामेटरी मोनोसाइट्स का काम ये होता है कि इन्फेक्शन के साइट पे पहुंचे और इन्फेक्शन की साइट पे पहुंच के तुरंत रिस्पॉन्स जनरेट करें। अब मोनोसाइट जैसे ही पहुंच जाते हैं टिश्यू में, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें? मैक्रोफेजेस में। तो अब हम नेक्स्ट सेल के बारे में पढ़ते हैं, मोनोसाइट से मैक्रोफेज के बारे में। अब जो मैक्रोफेज होंगे, अब ये मैक्रोफेज जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब जो मैक्रोफेज होते हैं वो काम क्या क्या करते हैं? पहला बात तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि अगर टिश्यू में कहीं पे इन्फेक्शन है, टिश्यू में अगर किसी एक पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले जाएंगे ये मैक्रोफेजेस और उन पैथोजन का फैगोसाइटोसिस करके टिश्यू से उनको क्लियर करना स्टार्ट करेंगे, पहला काम। और दूसरा काम क्या करेंगे? एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के बाद टी सेल्स को एक्टिवेट करवाएंगे, और जैसे ही टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, टी सेल्स बाकी सेल्स को एक्टिवेट करा सकते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले ये बोला कि मैक्रोफेज होते हैं वो किससे बनते हैं? मोनोसाइट के डिवीजन के द्वारा बनते हैं। लेकिन कुछ रिसेंट स्टडी ये बताती हैं कि बहुत सारे मैक्रोफेजेस ऐसे भी होते हैं जो कि हिमेटोपोइसिस के दौरान नहीं बन रहे होते हैं, वो अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही बन जाते हैं और वो उसी टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पे ये लोग क्या कर रहे होते हैं? अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। उसका लिस्ट देखो, तो देखो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के मैक्रोफेजेस हो सकते हैं। जैसे कि ब्रेन के अंदर जो मैक्रोफेज होता है, टिश्यू स्पेसिफिक मैक्रोफेज है, उसको कहा जाता है माइक्रोग्लिया, और माइक्रोग्लिया का काम होता है न्यूरल सर्किट के डेवलपमेंट में। चलो अब थोड़ा सा मुद्दे से भटकते हैं। मुद्दे से इसलिए भटकते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम लोग कोई चीज सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, और कोई चीज भूलते हैं तो कैसे भूलते हैं। पहला चीज सीखने का बात, अगर तुम अगर किसी चीज को सीख रहे हो या फिर कोई एक एक्सपीरियंस तुमको हो रहा है, तो उस केस में होता यह है कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो अलग अलग तरीके के कनेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर कनेक्शन अच्छे से बना है तो वो चीजें तुमको याद रहेंगी, लेकिन अगर उस कनेक्शन का तुमने यूज नहीं किया तो क्या होगा? फिर वो कनेक्शन धीरे धीरे क्या होते जाएगा? वहां से गायब होते चला जाएगा। अब गायब होने का मतलब क्या है कि उन सेल्स को क्या किया जा रहा है? मारा जा रहा है। तो उन सेल्स को मारने का भी काम तो किसी ना किसी एक फैगोसाइटोटिक सेल को करना पड़ेगा, और ये कौन करेगा? माइक्रोग्लिया का सेल करेगा। उसके बाद अगर हम लोग लंग की बात करें तो लंग के अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं दे आर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, जो कि तुम्हारे लंग्स के अंदर से पोल्यूटेंट्स, माइक्रोब्स और जो सर्फेक्टेंट्स रिलीज होते हैं उनको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। लीवर के अंदर पाया जाता है कुफर सेल्स, जो कि रेड ब्लड सेल्स को स्क्वेंजर करता है और रेड ब्लड सेल्स को मारता है। किडनी में अगर बात करें तो किडनी के मैक्रोफेज हो सकते हैं जो कि ब्लड से जो एंटीजन फिल्टर हुआ है उसको क्लियर करने में रोल प्ले करते हैं। स्किन में पाए जाते हैं लैंगरहैंस के सेल्स, स्प्लीन में पाए जाते हैं रेड पल्प के मैक्रोफेजेस, पेरिटोनियल कैविटी में पाए जाती है पेरिटोनियल कैविटी के मैक्रोफेजेस, इंटेस्टाइन में पाया जाता है लैमिना प्रोपेरिया के मैक्रोफेजेस, बोन मैरो में पाया जाता है बोन मैरो मैक्रोफेजेस, लिम्फ नोड में पाया जाता है सब कैप्सुलर साइनस मैक्रोफेजेस, और हार्ट में पाया जाता है कार्डियक मैक्रोफेजेस। अब इसमें याद करने लायक बात क्या क्या चीज है? डीबीटी जेआरएफ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि ब्रेन में पाए जाने वाले मैक्रोफेज को क्या कहा जाता है, लिवर वाले को क्या कहा जाता है, स्किन वाले को क्या कहा जाता है, इंटेस्टाइन के वाले को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को याद कर लेना कुछ 4-5 चीजों को कि यहाँ पे पाए जाने वाले मैक्रोफेजेस को क्या कहा जाता है, क्योंकि डीबीटी जेआरएफ आईसीएमआर जेआरएफ के एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसको। ठीक है, अब एक और चीज समझना है हम लोग को कि जो मैक्रोफेज हैं वो पैथोजन को कैसे फैगोसाइटोसिस कर सकता है। तो कई तरीके हैं फैगोसाइटोसिस का, उसमें से एक तरीके की बात कर रहे हैं हम। उस तरीके में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल समझो कि ये जो ब्लू कलर से बना रहे हैं ये कोई एक एंटीजन है। जैसे ही एंटीजन आएगा, एंटीजन के साथ बाइंड कौन हो जाएगा, एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगा। अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है वो जाके मैक्रोफेज के ऊपर बाइंड हो सकता है, और मैक्रोफेज के ऊपर जैसे ही ये बाइंड होगा इसका क्या हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस हो जाएगा, और फिर इस पैथोजन को क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। मतलब कुछ एंटीबॉडीज जो है वो क्या कर सकते हैं, फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करवा सकते हैं। तो ऐसे एंटीबॉडीज कहलाते हैं ऑप्सोनिन, और ये प्रोसेस जिसमें ये एंटीबॉडी फैगोसाइटोसिस को प्रमोट कर रहा है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑप्सोनाइजेशन कहलाता है। तो इस चीज को भी याद रखना। ऑप्सोनिन क्या है, तो ऐसे एंटीबॉडी जो एंटीजन के साथ बाइंड करके उस एंटीजन का फैगोसाइटोसिस करा सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, ऑप्सोनाइजेशन कहा जाता है। अब डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में समझते हैं। अब डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में अगर देखो, जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझना है, तो ये समझना पड़ेगा कि इस सेल को डेंड्राइटिक सेल क्यों कहा जाता है। जब हम इस सेल का डायग्राम बनाते हैं ना, या फिर इस सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व करते हैं, तो इस सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये स्ट्रक्चर डेंड्रॉइड से मिलते हैं, इसीलिए इस सेल्स को कहा जाता है डेंड्रोइटिक सेल्स। अब डेंड्रॉइड क्या होता है तो ये समझना है, तो तुमको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होना होगा कि न्यूरॉन में एक एक्सॉन होते हैं और बहुत सारे डेंड्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि न्यूरल कनेक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे एक्सटेंशन पाए जाते हैं जो कि डेंड्रॉन के जैसा दिखता है, इसीलिए इस सेल का नाम क्या रख दिया गया है, डेंड्राइटिक सेल्स रख दिया गया है। ये चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना कि इनको डेंड्राइटिक सेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन पाए जाते हैं जो कि डेंड्रॉन से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डेंड्रोइटिक सेल्स कहा जाता है। दूसरी बात कि अब डेंड्रॉन्स जैसा स्ट्रक्चर बनने का फायदा क्या। अच्छा, इसको डायग्राम में यहाँ पे देखो, ये है हम लोग का डेंड्राइटिक सेल्स। इस डेंड्राइटिक सेल को देखो तो इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे एक्सटेंशन प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन के जैसा ही दिख रहा है, इसीलिए इस सेल को क्या कहा गया है, डेंड्राइटिक सेल कहा गया। अब इस डेंड्राइटिक सेल्स का फायदा ये, मतलब इसका फायदा ये होता है कि इतना सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब क्या हो चुका है, एक्सटेंस उसमें क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग को एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से इन सेल्स के ऊपर इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब हमको सरफेस एरिया ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि हम ज्यादा एंटीजन को क्या कर सके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट कर सके।
अब हमने जब हिमेटोपोइसिस पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि डेंड्राइटिक सेल्स जो हो सकते हैं वो माइलॉइड सेल से भी, माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल से भी बन सकते हैं और लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल से भी बन सकते हैं। हाँ, अब एकदम स्पेशल। हाँ, हेलो, कोई पूछ रहा है क्या कुछ? अब इसका एकदम स्पेशल सा फंक्शन समझो कि जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो क्या कर सकते, उनका एक खासियत ये होता है कि ये एंटीजन को किसी एक जगह पे पकड़ते हैं और उसको प्रेजेंट किसी दूसरे जगह पे करते हैं। तो डेंड्राइटिक सेल्स क्या होते हैं, एंटीजन को किसी एक लोकेशन पे कैप्चर करेंगे, प्रेजेंट दूसरे जगह पे करेंगे। कैसे, क्वेश्चन उठता है कैसे? तो फॉर एग्जांपल अभी हिमेटोपोइसिस हुआ हमारे बोन मैरो में, और बोन मैरो में हिमेटोपोइसिस से चाहे माइलॉइड प्रोजिनेटर हो चाहे लिम्फोइड प्रोजिनेटर हो, वहां पे क्या बना, वहां पे बना डेंड्राइटिक सेल्स। और ये जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये ब्लड में आए, और गलती से अगर तुम्हारे ब्लड में किसी एक पैथोजन का इन्फेक्शन है तो उस पैथोजन के इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, अब उस पैथोजन को क्या किया जाएगा, डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा पकड़ा जाएगा, उसका फैगोसाइटोसिस किया जाएगा। तो पैथोजन को पकड़ा कहाँ गया, ब्लड में पकड़ा गया, लेकिन ब्लड में पकड़ने के बाद ये लोग ब्लड से निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, लिम्फ नोड में आ जाएंगे, और लिम्फ नोड में जाके ये लोग अब उस एंटीजन को नेब टी सेल्स को प्रेजेंट करेंगे। इस पॉइंट में पूरा का पूरा वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है कि इमेच्योर फॉर्म ऑफ दिस सेल्स मॉनिटर द बॉडी फॉर साइन ऑफ द इन्वेजन बाय द पैथोजेंस। मतलब इमेच्योर फॉर्म जो है इसका, वो फॉरेन एंटीजेंस का क्या करेगा, सबसे पहला चीज तो उसको मॉनिटर करेगा कि कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है क्या। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो उसको पकड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद वो वहां से माइग्रेट कर जाएगा। कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में जाके ये नेब टी सेल्स के ऊपर क्या करेगा, उसको प्रेजेंट कर देगा नेब टी सेल्स को। तब जाके टी सेल्स एक्टिवेट होंगे और टी सेल्स के द्वारा जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होने वाला है वो देखने को मिलेगा हमको। अब डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो 3 तरीके से फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, इसको भी समझना पड़ेगा कैसे कैसे। तो डेंड्राइटिक सेल्स सिंपली अगर कोई एक पैथोजन है तो उसको इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक वेसाइकल बनेगी और वो वेसाइकल क्या कर लेगी, उस एंटीजन को पकड़ लेगी। या तो फिर दूसरा फैगोसाइटोसिस का तरीका ये हो सकता है कि वहां पर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस देखने को मिले। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैथोजन है वो किसी एक रिसेप्टर से बाइंड होगा, जब वो रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा तब जाके फैगोसाइटोसिस होगा। या तो फिर तीसरा तरीका है वो है इम्बिबिशन या फिर पिनोसाइटोसिस। चलो अब तुम लोग में से किसी को ये पता है कि पिनोसाइटोसिस किसे कहा जाता है तो बता दो जल्दी से, पता है किसी को पिनोसाइटोसिस या फिर इम्बिबिशन किसे कहा जाता है? सो गए हो क्या? अरे हाँ, याद नहीं आ रहा है। अच्छा याद नहीं आया, चलो समझो पिनोसाइटोसिस किसे कहा जाता है। हाँ, अगर किसी एक लिक्विड पार्टिकल को सेल के द्वारा अपटेक किया जा रहा है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहा जाएगा, और यही प्रोसेस इम्बिबिशन कहलाता है जिसमें, ठीक है। और जबकि जब सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाता है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो याद रखना फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में अंतर क्या है कि फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स को बॉडी में लिया जाता है, जबकि पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल्स को सेल के अंदर लिया जाता है। ठीक बात। अब इतना चीज तो समझ में आ गया होगा डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेंड्राइटिक
सेल्स में एक इंपॉर्टेंट टाइप का डेंड्राइटिक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल्स। और ये जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो पहली बात हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से नहीं बनते हैं, पहला बात। दूसरी बात, ये नॉर्मल डेंड्राइटिक सेल्स से फंक्शनली सिमिलर नहीं होते हैं। तो अब ये अलग कैसे हैं समझो। अलग ऐसे हैं कि ये जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में फॉलिकल्स में पाए जाते हैं। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कल पढ़ लेंगे हम लोग पूरा डिटेल में, लेकिन सिंपल सा मतलब ये समझ लो फॉलिकल्स किनको कहा जाता है। तो फॉलिकल्स वो जगह है जहां पे बी सेल्स का पॉपुलेशन ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो पाया कहाँ पे जा रहा है, फॉलिकल्स में, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हम लोग, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स रख दिए। लेकिन ये हिमेटोपोइसिस से नहीं बनेगा। तो अब ये डिफरेंट कैसे है, तो नॉर्मल डेंड्राइटिक सेल्स जो अपना एंटीजन था वो प्रेजेंट करता था नेव टी सेल को, लेकिन ये फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं ये नेव टी सेल्स को प्रेजेंट ना करके ये किसको एक्टिवेट करवाते हैं, तो ये बी सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो ना तो हिमेटोपोइसिस से बनते हैं, दूसरी बात ये लोग टी सेल्स को एक्टिवेट ना करवा के किस सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं, बी सेल्स को एक्टिवेट कराते हैं। इसके बारे में भी कुछ एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब आ जाओ इरिथ्रॉइड सेल्स के बारे में। इरिथ्रॉइड सेल्स जिसको नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी भी कह दिया जाता है, ठीक है। इरिथ्रॉइड सेल्स जिसे आरबीसी भी कहा जाता है। अब ये जो इरिथ्रॉइड सेल्स होते हैं ये भी माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से ही बनते हैं। और ये जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। और ये इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज में फ्लो होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, और इसका काम होता है कि बॉडी के अलग अलग टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात समझो कि जो मैमल्स होते हैं उनमें जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, पहला बात। लेकिन जो नॉन मैमल्स हैं, नॉन मैमल वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि बर्ड्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, इनके पास न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अब मेन फंक्शन तो हमने क्या बोला कि इसका मेन फंक्शन है गैस एक्सचेंज का, लेकिन गैस एक्सचेंज के अलावा ये इम्यूनिटी में भी अपना डायरेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं। कैसे, तो ये इनके ऊपर क्या होता है, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर होता है। जैसे ही एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर बाइंड हो जाता है, वैसे ही मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इन इरिथ्रोसाइट्स जिनके ऊपर एंटीजन बाइंड है उनको क्या कर जाएगा, फैगोसाइटोसाइज्ड कर जाएगा और उसको मार देगा। इसके अलावा ये लोग नाइट्रिक ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज है जो कि माइक्रोब्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, और डैमेज करने के बाद उसको मार भी सकता है। मीन्स आरबीसी का काम ऑक्सीजन को कैरी करने के अलावा वो इम्यूनिटी में भी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर देता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, वो है मेगा कैरियोसाइट्स के ऊपर। अब मेगा कैरियोसाइट्स आर लार्ज माइलॉइड सेल्स जो कि रहते तो बोन मैरो के अंदर ही। अब मेगा कैरियोसाइट्स को देखोगे ना, तो जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं दे आर लार्ज सेल्स, बड़े से सेल्स होते हैं। अब होता क्या है कि इस बड़े से सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या होता जाता है, इससे निकलता जाता है, जिसको हम शेडिंग ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर से शेड ऑफ होता जाता है। और ये जो शेड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पाए जाते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। और ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है प्लेटलेट। मीन्स अब ये समझ जाओ कि प्लेटलेट कोई सेल नहीं है, पहला बात। ये क्या होते हैं, तो ये एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर भरा हुआ होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। मीन्स प्लेटलेट्स के पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होगा और किसी भी तरीके के सेल ऑर्गेनेलिस नहीं पाए जाएंगे। मीन्स प्लेटलेट्स अपने से डिवीजन नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन प्लेटलेट्स मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स है। और क्लॉटिंग फैक्टर होने के कारण अगर कहीं पे ब्लड वेसल डैमेज हुआ है तो क्या हो सकता है, जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग करा देंगे ताकि बॉडी के अंदर से ब्लड लॉस ना हो। यहाँ पे खत्म होता है हम लोगों का इरिथ्रोइड सेल्स के बारे में। अब माइक ऑन कर लो, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछो, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर में फिर से स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, लिम्फोइड सेल्स के बारे में। कोई क्वेश्चन है? क्या? एरिथ्रोसाइट को सर। अच्छा, एरिथ्रोसाइट्स को ही रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में सिंपल सा जानने लायक बात यही है कि न्यूक्लियस नहीं होगा उसके पास। मेन काम तो होगा इसका क्या, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन इसके अलावा ये लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा ये लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीबॉडी का रिसेप्टर होता है। अगर एंटीजन जैसे ही एंटीबॉडी पे बाइंड करता है, ये एंटीबॉडी आके इसके ऊपर अगर बाइंड कर गया तो फैगोसाइटोटिक सेल्स आके इसको इनगल्फ कर जाएंगे, ठीक। हाँ, नेक्स्ट को और कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। डीग्रेन्युलेशन सर। डीग्रेन्युलेशन। अब देखो, सबसे डीग्रेन्युलेशन हम लोग जब बात किए थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। ग्रेन्युलोसाइट्स में किसके किसके बारे में पढ़े हम लोग? एक तो पढ़े हम लोग न्यूट्रोफिल्स के बारे में, बेसोफिल, इस्नोफिल्स और मास्ट सेल्स। इन चारों के चारों सेल्स का जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो इसके पास बहुत ज्यादा वेसाइकल्स हैं। वेसाइकल्स समझ रहे हो ना, वेसाइकल्स किन्हें कहा जाता है? ये वेसाइकल्स जो होते हैं, वो वेसाइकल्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स भरे हुए हैं। तो जैसे ही ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं ना, वैसे ही ये जो वेसाइकल्स हैं वो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगे। और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो फ्यूज होंगे तो उसके अंदर का जो भी मॉलिक्यूल है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डीग्रेन्युलेशन, ठीक। सर इससे कोई अदर सेल्स होते हैं बगल में, हम लोग को कोई साइड इफेक्ट होता है? हाँ बिल्कुल होता है, डैमेज होते हैं अगल बगल के सेल्स भी। इसीलिए तो इन्फ्लामेशन जब होता है तो इन्फ्लामेशन में वहां के अलावा आसपास के भी कुछ सेल्स प्रभावित होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर एक्सेसिव हो जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। मतलब हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कहा जाएगा, ठीक। और कुछ? सर ब्रेन में जो माइक्रोग्लियल सेल्स पाए जाते हैं वो हाँ। ब्रेन में कहाँ पाए जाते हैं सर? मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है नहीं, उसके अंदर? ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर मींस ब्रेन में। सर तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे होता होगा? वहां पे इन्फेक्शन होता है, पहली बात तो ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर बैक्टीरिया पार नहीं कर सकता है, वहां पे इन्फेक्शन हुआ भी तो ये वाले जो सेल्स हैं माइक्रोग्लिया, वो उसको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी फैगोसाइटोटिक सेल्स ही हैं, ठीक। ऑप्सोनाइजेशन कोई पूछा तो ऑप्सोनाइजेशन का मतलब बस इतना सा है कि एक बार एंटीजन आया,
एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना। जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया तो एंटीबॉडी क्या कर सकता है, मैक्रोफेजेस के ऊपर जाके बाइंड कर सकता है। मैक्रोफेज के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर बाइंड कर सकता है, और बाइंड करने के बाद वो क्या कर सकता है, उस एंटीजन का फैगोसाइटोसिस करवा सकता है। तो ये वाला एंटीबॉडी जो फैगोसाइटोसिस करवा सकता है उसको ऑप्टोनिम बोले हम लोग। और ये जो प्रोसेस पूरा हुआ ना, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का क्या हुआ, फैगोसाइटोसिस हुआ, इस प्रोसेस को बोल दिए ऑप्सोनाइजेशन। जी। ठीक, इतना चीज समझ में आया? यस सर। और कोई क्वेश्चन है? अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो जल्दी से लिम्फोसाइट्स को भी खत्म करें। यस सर। चलो, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग लिम्फोइड्स, लिम्फोइड सेल्स, यानी कि इन्हें ही लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, लिम्फोइड सेल्स और लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी में। और हमको पता है एडाप्टिव इम्यूनिटी में ही क्या होता है, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है वो किसकी वजह से होती है, इन्हीं लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है। पूरे के पूरे ब्लड में से जो WBC हैं उसमें 20 से लेके 40% तक के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म बार बार यूज हो रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स किनको कहा जाएगा, तो जो RBC है ना, जिसको हम लोग इरिथ्रोइड सेल्स बोले थे, उसको छोड़ के जो बाकी बचे हुए सेल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, WBC कहलाएंगे। ठीक, तो ब्लड में से जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसमें जो WBC है उससे 20 से 40% जो है वो होंगे हमारे लिम्फोसाइट। लेकिन जो लिम्फ होता है उसमें 99% ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इन्नेट लिम्फोसाइट्स। और ये इन्हीं इन्नेट लिम्फोसाइट में ही आता है नेचुरल किलर सेल्स। अभी तक जो इम्यूनोलॉजी पढ़े होंगे उन लोग मिस कर रहे होंगे इस सेल को, कि नेचुरल किलर सेल के बारे में तो बात किए ही नहीं हम लोग। नेचुरल किलर सेल्स आर द पार्ट ऑफ इन्नेट लिम्फोइड सेल्स, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं। ठीक है, अब समझो कि ये जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट पाए कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स बनेंगे तो बोन मैरो में, और बोन मैरो में बनने के बाद ये ब्लड में सर्कुलेट हो सकते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स में कौन कौन से सेल आ रहे हैं। पहला तो आ रहा है हमारा टी सेल्स। और टी सेल्स कितने तरीके के होते हैं, मेनली देखो तो 2 तरीके का, लेकिन आगे हम लोग उसको और क्लासिफाई करेंगे यहाँ पे। तो 2 तरीके का कौन कौन सा, पहला टी हेल्पर सेल और दूसरा टी साइटोटॉक्सिक सेल। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ो तो टी हेल्पर सेल्स भी क्या हो सकता है, कई तरीके का हो सकता है। टी हेल्पर 1 सेल हो सकता है, टी हेल्पर 2 सेल्स हो सकता है, टी हेल्पर 17 सेल्स हो सकता है, टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स हो सकते हैं, टी रेगुलेटरी सेल्स हो सकते हैं। उसको पढ़ेंगे हम लोग आराम से डिटेल में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। टी सेल के अलावा क्या हो सकता है यहाँ पे, बी सेल्स हो सकते हैं। बी सेल्स के अलावा इन्नेट लिम्फोइड सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स भी हो सकते हैं। अब समझो, ये जो हमारे लिम्फोसाइट्स है ना, इनके अगर शेप की बात करो तो ये लिम्फोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है वो, पहली बात तो न्यूक्लियस स्मॉल होता है, राउंड शेप का होता है, और सेल का मैक्सिमम ऑफ द जो न्यूक्लियस है
मैक्सिमम ऑफ द हिस्सा जो होगा वो न्यूक्लियस होगा। अब लेकिन दिक्कत ये होता है कि बी और टी लिम्फोसाइट दोनों के दोनों को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो तुम लोग कभी भी उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा बी सेल है और कौन सा टी सेल है। लेकिन हमको स्टडी तो करना है, और जब स्टडी करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब उसको अलग अलग सेपरेट भी करना पड़ेगा। अब उसको कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रोटीन्स का यूज करते हैं, और वो प्रोटीन्स कहलाते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। शॉर्ट में इसे ही क्या कहा जाता है, सीडी कहा जाता है। अब ये सीडी या फिर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, दे आर द सेल सरफेस प्रोटीन्स expressed by the immune cells as well as some other cells also express the CD. Okay, B, T and NK cells express CD cells that can be used for the identification of these cells. मतलब B cells, T cells, natural killer cells अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर CD को एक्सप्रेस करते हैं। अलग अलग CD अलग अलग सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होता है, तो हम इसका यूज किसके लिए कर सकते हैं, एज ए मार्कर यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग बी और टी सेल्स को अलग अलग पहचान सके। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स को भी बी और टी सेल से अलग अलग रिकॉग्नाइज कर सके। चलो, इसका एक टेबल बना हुआ है, इसको सिंपली एक कॉमन सेंस के जरिए याद करने का कोशिश करते हैं। इतना बड़ा टेबल को कभी भी हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कॉमन सेंस के जरिए याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज जो सबसे आसानी से याद हो जाने वाला चीज है कि CD56 और CD161 ये ओनली पाए जाते हैं नेचुरल किलर सेल्स में। क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर कि CD56 और CD161, CD161 को ही NK 1.1 कहा जाता है। NK का मतलब नेचुरल किलर और 1.1 ये ओनली और ओनली किस में पाया जाएगा, नेचुरल किलर सेल्स में पाया जाएगा। इजीली याद हो गया ये चीज। दूसरा चीज CD4 हमेशा किसके ऊपर पाया जाएगा, टी हेल्पर सेल्स के ऊपर पाया जाएगा। CD8 किसके ऊपर पाया जाएगा टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर पाया जाएगा। अब आ जाओ बी सेल्स के ऊपर ओनली कौन कौन पाया जाएगा, तो बी सेल्स के ऊपर पाया जाएगा CD19, CD20, CD21। मतलब 19, 20, 21 किसके ऊपर पाया जाता है, बी सेल्स के ऊपर पाया जाता है। CD16 ये भी किसके ऊपर पाया जाता है, ओनली नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर पाया जाता है। तो तीन चीज नेचुरल, अगर कॉपी रखे हो तो कॉपी में लिख लो, CD16 जिसको FC गामा रिसेप्टर 3 भी कहा जाता है, नेचुरल किलर सेल पे पाया जाएगा। CD56 नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर पाया जाएगा। CD161 नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर पाया जाएगा। अब नेक्स्ट CD4 टी हेल्पर सेल्स के ऊपर पाया जाएगा। CD8 टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर पाया जाएगा। CD19, 20, 21 ये किसके ऊपर पाया जाएगा, बी सेल्स के ऊपर पाया जाएगा। ठीक, इसके अलावा CD32 ये भी किसके ऊपर पाया जाएगा, बी सेल्स के ऊपर। CD35 ये भी किसके ऊपर पाया जाएगा, बी सेल्स के ऊपर। CD40 किसके ऊपर पाया जाएगा, ओनली बी सेल्स के ऊपर पाया जाएगा। तो कुछ कॉमन सेंस बना के अगर यूज करना चाहो तो आराम से यूज कर सकते हो। क्या, पहला चीज 19, 20, 21, 32, 35, 40 ये हो जाएगा तुम्हारे बी सेल्स के ऊपर। CD4, CD8 और CD3 ये पाया जाएगा टी सेल्स के ऊपर। ठीक है, अब बच गया दो चीज, एक तो CD5 बच गया और CD45 बच गया। ये सबके ऊपर पाया जाता है, चाहे वो बी सेल हो, टी हेल्पर सेल हो, टी साइटोटॉक्सिक सेल हो, चाहे नेचुरल किलर। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर है। एक तो CD16 जिसको FC गामा रिसेप्टर 3 भी कहा जाता है, दोनों के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। CD56, CD161 एक ये हो गया।
CD4 और CD8 के बारे में तो अब नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत जनरलाइज्ड हो गया है ये चीज, लेकिन CD3 के बारे में पूछा जा सकता है। CD3 टी सेल्स के ऊपर पाया जाएगा। बाकी बचा हुआ 19, 20, 21, 32, 35, 40 जो है वो किसके ऊपर पाया जाएगा? बी सेल्स के ऊपर पाया जाएगा। बस इतना सा चीज याद रखना है तुम लोगों को, हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए कहीं पे। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग? अभी ये सब चीज तो मैं रट्टा मारने के लिए मरवा दिया, लेकिन इसका यूज कैसे करोगे तुम लोग? तो मान लो कि तुमको देखना है, क्या देखना है कि किसी एक माउस सेल के अंदर हमने क्या किया, उसका लिम्फ आइसोलेट कर लिया। क्या आइसोलेट कर लिया? उसका लिम्फ आइसोलेट कर लिया। अब लिम्फ में हमको पता है कि लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, और लिम्फोसाइट में बी सेल्स भी हो सकते हैं और टी सेल्स भी हो सकते हैं। हमको देखना है कि उस लिम्फ में से हमको पूरे के पूरे टी सेल्स को सेपरेट करना है। टी सेल्स को कैसे सेपरेट किया जा सकता है? तो हमने ये पढ़ा कि CD3, CD4 और CD8 किसके ऊपर पाया जाता है? पाया जाता है टी सेल्स के ऊपर ओनली। तो अगर हम लोग CD3, CD4, CD8 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट कर ले, ठीक है, और फिर सबसे पहला काम क्या किए, उस लिम्फ को लिए और CD3 के अगेंस्ट जनरेट किए हुए जो माइक्रोटाइटर प्लेट है उसमें डाल दिए। तो क्या होगा? CD3 के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो जितने भी CD3 वाले सेल हैं वो उसमें क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। बाकी बचे हुए सेल्स को क्या कर दो? अलग कर दो। अब CD3 के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ है, मतलब ओनली और ओनली टी सेल्स अलग हो गए। बाकी ना तो उसमें बी सेल आएगा, ना तो नेचुरल किलर सेल आएगा। अब इस टी सेल में कौन सा टी हेल्पर है और कौन सा टी साइटोटॉक्सिक है, ये पता करने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका, दो अलग अलग प्लेट ले लो, एक में CD4 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी और एक में CD8 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी। बस सीरम मतलब ये जो तुम्हारा लिम्फ का जो भी सैंपल है उसको उसमें डाल दो। जो CD4 है वो उसमें स्टिक हो जाएगा, जिसमें CD4 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है, और जो CD8 के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है वो उसमें अटैच हो जाएगा, और हमारे पास पूरा सेल का प्योर पॉपुलेशन आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म यूज करते हैं हम लोग, जब बी लिम्फोसाइट्स का यूज करते हैं ना, तो कुछ टर्म यूज होता है। एक टर्म यूज होता है नेब सेल्स। नेब सेल्स का मतलब क्या होते हैं? ऐसे बी या टी सेल्स जो अभी तुरंत नए नए बने हैं और अभी तक इन्होंने किसी भी एंटीजन के साथ किसी भी तरीके का एनकाउंटर नहीं किया है। ओके, इनको नेब सेल्स कहा जाएगा। लेकिन एक बार अगर नेब सेल्स ने क्या कर लिया, एंटीजन के साथ उसका कांटेक्ट हो गया, तो नेब सेल्स क्या हो जाएंगे? प्रोलिफरेट करने लगेंगे। प्रोलिफरेट का मतलब डिवाइड करने लगेंगे, और मैच्योर सेल्स में क्या हो जाएंगे? डिफरेंशिएट हो जाएंगे। इफेक्टर सेल्स का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब इफेक्टर सेल्स क्या होते हैं? तो इफेक्टर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कोई एक स्पेशल फंक्शन प्ले करते हैं। और मेमोरी सेल्स क्या होते हैं? तो मेमोरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो लंबे समय तक हमारी बॉडी में क्या रहेंगे? बचे रहेंगे और सर्कुलेट होते रहेंगे। अगर फिर से वही इन्फेक्शन हुआ तो ये मेमोरी सेल्स फिर से डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाएंगे जो उस इन्फेक्शन को तुरंत मार देगा। अब बी सेल के केस में इफेक्टर सेल्स कौन हो जाएंगे? बी सेल के केस में इफेक्टर सेल हो जाते हैं हमारे प्लाज्मा सेल्स। ये जो प्लाज्मा सेल दिख रहा है यहाँ पे, बी सेल जब डिफरेंशिएट होता है तो वो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाता है। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। वैसे ही टी सेल में भी देखोगे तो टी इफेक्टर टी सेल हो सकता है या फिर मेमोरी टी सेल्स हो सकता है। अब बी सेल्स के ऊपर आ जाओ। बी सेल्स की अगर बात करें तो बी सेल्स को बी सेल्स कहा क्यों जाता है? तो बी सेल को बी सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मैच्योरेशन होता है वो बर्ड्स में वर्सा ऑफ फैब्रिसियस में होता है। वहां से इसका नाम लिया गया था कि बी सेल्स ऐसे सेल्स जो बर्ड्स के वर्सा ऑफ फैब्रिसियस में
मैच्योर हो रहे हैं उन्हें बी सेल्स कहा जाएगा। जब हमने ह्यूमन में स्टडी किया तो कोइंसिडेंटली ये बोन मैरो में मिला, चलो कोइंसिडेंटली ही सही, बोन मैरो में जो मैच्योर हो रहा है उन्हें कहा गया बी सेल्स। और बी सेल के ऊपर क्या पाया जाता है, बी सेल रिसेप्टर पाया जाता है। और ये बी सेल रिसेप्टर क्या है, तो बी सेल रिसेप्टर बी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है वही मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, बी सेल का रिसेप्टर कहलाता है। एक बी सेल के रिसेप्टर के ऊपर बहुत सारे एंटीबॉडी बंधे हुए हो सकते हैं। अब सिंपल सा चीज, एक बार अगर बी सेल एक्टिवेट हो गए, मतलब बी सेल्स के पास, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना ही देते हैं छोटा सा कि फॉर एग्जांपल दिस इज बी सेल, और बी सेल के ऊपर हम क्या बोल रहे हैं कि बी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीबॉडी लगी हुई होती है। अब अगर कोई एक एंटीजन आके इस एंटीबॉडी रिसेप्टर यानी कि बी सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो गया तो बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का मतलब ये इस पैथोजन का फैगोसाइटोसिस करेंगे, और फैगोसाइटोसिस करने के बाद इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट कर दिया जाएगा ताकि टी सेल्स एक्टिवेट हो सके। अब जब टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे तो टी सेल्स दो काम करेंगे, एक तो वो फिर से इस बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। फॉर एग्जांपल समझो, ये था पैथोजन, बी सेल रिसेप्टर मतलब एंटीबॉडी के ऊपर बाइंड किया, उसका हुआ फैगोसाइटोसिस, डिग्रेड किया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट कर दिया गया। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट किया जाएगा टी सेल्स आके इसको रिकॉग्नाइज करेगा बाय द टी सेल रिसेप्टर, और जैसे ही ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा उसके बाद होगा ये कि ये टी सेल्स कुछ इंटरल्यूकिन सिक्रेट करेगा जिससे बी सेल्स को सिग्नल मिलेगा कि और ज्यादा डिवाइड करो। ठीक है, तो यही होता है। इस चीज को पढ़ोगे तो ये चीज देखने को मिल जाएगा कि तुम लोग को एक बार जब बाइंड हो गया, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा, फैगोसाइटोसिस के बाद प्रेजेंट किया जाएगा और टी सेल्स एक्टिवेट। अब एक बार टी सेल्स ने क्या कर दिया, बी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। किसमें, एक तो प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडी को सिक्रीट करेंगे। इसके अलावा किसमें बन जाएंगे, मेमोरी सेल्स में। हमने फर्स्ट क्लास या फिर सेकेंड क्लास में ही हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं, जबकि जो नॉर्मल बी सेल्स होते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होता है, एंटीबॉडीज बाइंडेड अवस्था में पाया जाता है। ये तो हुआ बी सेल्स की बात। अब आते हैं हम लोग टी सेल्स के ऊपर। अब जैसे बी सेल्स का नाम इसलिए रखे थे क्योंकि वो बर्सा ऑफ फैब्रिसियस में मैच्योर हो रहा था, वैसे ही टी सेल का नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि इसका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस में होता है। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर टी सेल का रिसेप्टर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो टी सेल का रिसेप्टर जो होता है वो एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज करेगा जब एंटीजन को हम लोग एमएचसी मॉलिक्यूल, एमएचसी मतलब मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के साथ उसको प्रेजेंट करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि जो बी सेल का रिसेप्टर है मतलब एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली एंटीजन से बाइंड कर सकता है, लेकिन टी सेल में ऐसा नहीं। टी सेल एंटीजन से तभी बाइंड करेगा जब कोई एक एंटीजन प्रोसेसिंग सेल उस एंटीजन को एमएचसी के साथ प्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक, एमएचसी मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर देखो तो एमएचसी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस किए जाते हैं। एमएचसी मॉलिक्यूल दो तरीके के हो सकते हैं, MHC1, MHC2। MHC1 जो होता है वो हर एक न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर एक्सप्रेस होता है, जबकि MHC2 ओनली और ओनली प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है,
अब आ जाओ कि जो टी सेल्स हैं वो खुद कितने तरीके के हो सकते हैं, 2 तरीके के। एक तो टी हेल्पर सेल और दूसरा टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी हेल्पर सेल्स को ही क्या कहा जाता है, CD4+ सेल कहा जाता है। अब इसका रीजन ये है कि हमने जब पीछे डिस्कस किया तो हमने क्या बोला, टी हेल्पर सेल के ऊपर जो CD पाया जाता है वो कौन सा होता है, CD4 होता है, इसीलिए इसको CD4+ कहा जाता है। जबकि साइटोटॉक्सिक के ऊपर क्या पाया जाता है, CD8 पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, CD8+ सेल्स कहा जाता है। ये जो CD4 सेल्स होते हैं ना, जिनको टी हेल्पर सेल्स कह रहे हैं हम लोग, ये एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब एंटीजन किसके साथ प्रेजेंट किया गया हो, MHC2 के साथ प्रेजेंट किया गया हो। ये भी याद रखने लायक बात है कि जो CD4+ सेल्स मतलब टी हेल्पर सेल्स एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब एंटीजन को MHC2 के साथ प्रेजेंट किया गया हो। और जबकि CD8 की अगर बात करें, जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, वो एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो उसको MHC क्लास 1 के साथ क्या किया गया हो, प्रेजेंट किया गया। एक हेल्दी इंडिविजुअल को लो तो उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर टी हेल्पर सेल्स टू साइटोटॉक्सिक सेल्स का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ज्यादा अमाउंट किसका होता है, टी हेल्पर का अमाउंट ज्यादा होता है, टी साइटोटॉक्सिक का अमाउंट कम होता है। किस रेशियो में होता है, तो 2:1 के रेशियो में। माउस में भी सेम यही देखने को मिलता है और ह्यूमंस में भी यही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आओ, जो नेब CD8+ सेल्स हैं, मतलब जो नए टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, इनके ऊपर क्या होगा, अगर इनको MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल के साथ एंटीजन को प्रेजेंट किया गया तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद प्रोलिफरेट करते हैं और डिफरेंशिएट होके साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखना, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जब डिफरेंशिएट होगा तब क्या बनेगा, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट मींस CTL सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब CTL सेल का काम क्या होता है, मतलब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल्स का काम क्या होता है। तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, अगर बॉडी में कोई एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है या फिर ट्यूमर सेल है, अगर कोई एक वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के केस में अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड सेल्स को मारने का काम किसका होगा, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स का होगा। अगर तुम्हारी बॉडी में साइटोटॉक्सिक सेल्स का अमाउंट कम हो जाए तो समझ जाओ कोरोना के केस में तुम्हारा रिकवरी बहुत मुश्किल है, डेथ भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम CD4 सेल्स के ऊपर, मतलब टी हेल्पर सेल्स के ऊपर। एक बार जब इनको क्या कर दिया गया, MHC2 के साथ इसको एंटीजन को प्रेजेंट किया गया, तो ये कई तरीके के इफेक्टर सेल्स बना सकते हैं। इन इफेक्टर सेल्स में पहला तरीके का इफेक्टर सेल पढ़ रहे हैं हम लोग, टी हेल्पर 1 सेल्स। इसको भी याद रखना कि टी हेल्पर 1 सेल का काम क्या होता है, ये साइटोकाइंस को सीक्रेट करते हैं ताकि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एक्टिवेट हो जाए। मतलब TH1 का काम होता है टी सेल्स को एक्टिवेट करवाना, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवाना और इन्फ्लामेशन कॉज करवाना। ठीक बात। दूसरी बात, अगर टी हेल्पर 2 टाइप के सेल्स की बात करें तो ये B सेल्स को एक्टिवेट करा रहे होते हैं। अब आते हैं हम लोग टी हेल्पर में ही नेक्स्ट, टी हेल्पर 17 सेल्स। टी हेल्पर 17 सेल्स का नाम टी हेल्पर 17 इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इंटरल्यूकिन 17 को सीक्रेट करते हैं और इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स। टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स को जनरेट करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो मैच्योर होकर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट बनाता है, जबकि
अगर हम लोग बात करें किसकी, टी हेल्पर सेल्स की, तो जब वो डिफरेंशिएट होते हैं तो टी हेल्पर 1 सेल्स बना सकते हैं जो कि टी सेल्स, मैक्रोफेजेस और इन्फ्लामेशन को एक्टिवेट करवा सकते हैं। टी हेल्पर 2 सेल्स जो हैं वो बी सेल्स का एक्टिवेशन करवा सकते हैं। टी हेल्पर 17 टाइप के जो सेल्स हैं वो इंटरलेउकिन 17 सिक्रीट करेंगे और इंट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करेंगे। और टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स जो होंगे वो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और CD4 टी सेल्स है जिनको टी रेगुलेटरी सेल्स कहा जाता है। अब इसके बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो टी रेगुलेटरी सेल्स जो होते हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर सकते हैं। मतलब टी सेल्स का जो रिस्पॉन्स है उसको क्या कर सकते हैं, ये लोग रेगुलेट कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रेगुलेटरी टी सेल्स कहा गया है। ये लोग जो होते हैं तब बनते हैं जब थाइमस का मैच्योरेशन हो रहा होता है, और उसी दौरान ये क्या कर रहे होते हैं, सेल्फ प्रोटीन मतलब बॉडी के खुद के प्रोटीन के साथ हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करते हैं। और ऐसे टी सेल्स जो कि थाइमस के मैच्योरेशन के दौरान अपने खुद के प्रोटीन के साथ हाई एफिनिटी से बाइंड हो गए, वो टी रेगुलेटरी सेल्स बन सकते हैं। क्योंकि ये लोग जैसे ही उसके साथ बाइंड होंगे तो इनका ये लोग क्या करते हैं, टी सेल्स का जो टी सेल्स के जो भी फंक्शनिंग है उसको क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। अगर हमको टी सेल के पॉपुलेशन में इन सेल्स को अगर आइसोलेट करना है ना, तो इनके ऊपर CD4 और CD25 सरफेस मार्कर होता है। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करो, आराम से हम लोग इसको आइसोलेट कर लेंगे। इसके अलावा इसको पहचानने का एक और तरीका है कि इसके पास FOXP3 नाम के एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्सप्रेशन होता है, और इसका काम ये होता है कि जो टी सेल का रिस्पॉन्स है उसको रेगुलेट करके रखे। अब आते हैं हम लोग NKT सेल्स के पास, मतलब नेचुरल किलर टी सेल्स। अभी हम लोग नेचुरल किलर सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, दिस आर नेचुरल किलर टी सेल्स। टी सेल ही है लेकिन वो किसके जैसे बिहेव करेंगे, नेचुरल किलर सेल्स की तरह बिहेव करेंगे। और ये इननेट और एडाप्टिव दोनों तरीके की इम्यूनिटी में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुछ नेचुरल किलर टी सेल्स के ऊपर क्या होता है, टी सेल के जैसे ही टी सेल रिसेप्टर पाया जाता है और उनके ऊपर CD4 का एक्सप्रेशन हो रहा होता है। लेकिन जैसे टी सेल्स में अलग अलग टाइप के टी सेल रिसेप्टर हो सकते हैं, इनमें इतना ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलता, बहुत कम डाइवर्सिटी है। लेकिन अंतर क्या है, बाकी टी सेल्स का काम ये था कि MHC मॉलिक्यूल के साथ जो प्रोटीन्स को प्रेजेंट किया जा रहा है उसको रिकॉग्नाइज करे। ये वाले जो नेचुरल किलर टी सेल्स होते हैं, ये MHC के साथ अगर लिपिड या फिर ग्लाइकोलिपिड है तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और उस टारगेट सेल को किल कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये ह्यूमन अस्थमा में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये ऑटो इम्यूनिटी और कैंसर के चांसेस को क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। इसीलिए इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाओ, आगे इन्नेट लिम्फोइड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन्नेट लिम्फोइड सेल्स की अगर बात करो तो इन्नेट लिम्फोइड सेल्स ऐसे लिम्फोइड सेल्स जो कि हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, इन्नेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब इनको 3 क्लासेस में बांटा गया है, इन्नेट लिम्फोसाइट सेल्स 1, 2 एंड 3। ये जो होते हैं वो कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन इनके ऊपर किसी भी तरीके का रिसेप्टर नहीं पाया जाता। तो ये चीज समझ लो कि बी और टी सेल में क्या था, रिसेप्टर था उनके ऊपर, बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर। इनके ऊपर किसी भी तरीके का रिसेप्टर नहीं है। इनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया गया है, और ये लोग फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस की तरह काम करते हैं इन द स्किन एंड द म्यूकोसल टिश्यूज।
अब आ जाओ साइटोटॉक्सिक नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। इन्हें कहा जाता है नेचुरल किलर सेल्स। अब कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो इन्नेट लिम्फोसाइटिक सेल्स वन ग्रुप के हैं, लेकिन कुछ का कहना ये है कि नहीं, ये तो बिल्कुल अलग ही क्लास है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमको इसको फर्स्ट ग्रुप में रखना है कि कोई एक अलग ही ग्रुप बनाना। अब देखो तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है, नेचुरल किलर 1.1, याद करो 161, CD 161 किसके ऊपर पाया जाता है, नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर पाया जाता है। ये मार्कर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दे आर एफिशिएंट सेल किलर्स। ये लोग क्या कर सकते हैं, एबनॉर्मल सेल्स को किल कर सकते हैं बॉडी में, और बॉडी में किल करने के लिए, मतलब जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको किल करने के लिए दो अलग अलग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। पहली स्ट्रेटेजी ये है कि जिस सेल के अंदर MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल का लेवल कम हो गया है उन सेल्स को मार दो। अब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल उन सेल्स के ऊपर पाया जाता है, उन सेल्स के ऊपर पाया जाता है जो न्यूक्लिएटेड है, मतलब हर एक सेल के ऊपर पाया ही जाना चाहिए ये जिसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है क्लास 1 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर किसी एक सेल में क्या हो जाए, उसको इन्फेक्शन हो जाए, किसका इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन, या फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, मतलब ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके कारण क्या होने लगता है, बॉडी में के जो सेल्स हैं उनमें क्लास 1 मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और जब क्लास 1 मॉलिक्यूल का नंबर कम होने लग जाएगा तो ये नेचुरल किलर सेल्स इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इन सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि अगर MHC 1 का एक्सप्रेशन कम हो गया है, मार दो। तो क्वेश्चन ये भी ना आएगा कि नॉर्मल सेल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करता है ये, कि कौन सा नॉर्मल है और कौन सा इन्फेक्टेड है। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, उसके पास क्या होता है, MHC क्लास का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। जब MHC क्लास 1 का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा तो इन नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है। जब MHC 1 का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा तो ये MHC 1 इनहिबिटरी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर लेगा। अब इनहिबिटरी रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही MHC 1 बाइंड करेगा तो ये नेचुरल किलर सेल्स काम करना बंद कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे बॉडी में MHC 1 का एक्सप्रेशन कम होते जाएगा, ये इनहिबिटरी रिसेप्टर खाली होते जाएंगे। अब इनहिबिटरी रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है तो ये नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद बॉडी को क्या कर दिया जाएगा, मतलब उस सेल्स को मार दिया जाएगा। ये तो पहला स्ट्रेटेजी। दूसरा स्ट्रेटेजी ये है जिसको हम लोग ADCC भी कहते हैं। ADCC में क्या होता है, ADCC का मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अब ADCC में क्या होता है, मान लो कि कोई एक पैथोजन अंदर आया, पैथोजन जैसे ही अंदर आया उससे बाइंड किया किसने, कुछ एंटीबॉडीज ने, और ये एंटीबॉडीज जाके नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर जो FC रिसेप्टर होता है उस पे बाइंड करे, और जैसे ही बाइंडिंग हो ये नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाए, और एक्टिवेट होने के बाद इन्फेक्टेड सेल्स को क्या कर दें, मार दें। तो ये दूसरा तरीका कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्स को मारा जा रहा है, इसीलिए इसको ADCC कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ किसकी बात, नेचुरल किलर सेल्स की बात। आज के क्लास में बस इतना सा करते हैं, ठीक है।